वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब की शाह सलमान हुकूमत ने उमरा को लेकर जारी किए सख्त अहकामात। बिना इजाज़त उमरा करने और मक्का मुकर्रमा में बिना इजाज़त दाखिल होने पर लगेगा 10,000 रियाल का जुर्माना। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। इसराइली अहलकारों पर अल-कुद्दुस में हमले की कोशिश। 3 यहूदी शहरी चाकू के हमले में जख्मी। हमलावर को जख्मी हालत में किया गया गिरफ्तार। इसराइल से सबसे पहले दोस्ती करने वाले अरब मुल्क मिस्र ने फिर खोली यहूदी रियासत के लिए बाहें। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का मिस्र में किया गया वालेहाना इस्तकबाल। मिस्री सदर अल-सीसी से की अहम मीटिंग। दारुल हुकूमत दिल्ली में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज को खोलने से मोदी सरकार ने फिर किया साफ इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, मरकज को खोला गया तो सरहद पार तक हो सकता है असर। यूपी में मचा सियासी घमासान हुआ तेज। यूपी में अक्सरियत हासिल करने पर मायावती का बीजेपी से अलायंस करने की खबरें। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, नहीं होगा किसी से अलायंस, उससे बेहतर हम बैठेंगे अपोजिशन में। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार और पीएम मोदी पर चलाए तनकीदों के तीर। पीएम मोदी पर किया तंजिया मार। कहा, इलेक्शन से पहले मुखिया की बदल गई भाषा। बीजेपी को अपना निशान बुलडोजर कर देने की दी सलाह। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर और दावत इरशाद ने बताया है कि पिछले 4 दिनों के दौरान मुल्क की मसाजिद में आने वाले नमाजियों में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। वजारत मजहबी उमूर ने मसाजिद इंतजामिया और नमाजियों की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तारीफ करते हुए कहा कि हिफाजती प्रोटोकॉल का मकसद मसाजिद में इबादत के लिए आने वाले नमाजियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। बयान में मजीद कहा गया है कि 216 दिनों में 2026 मस्जिदों को सैनिटाइज किया गया। सऊदी अरब ने बिला इजाज़त उम्रा अदा करने की कोशिश करने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की हदूद में बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर भी 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में उम्रा के लिए जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मस्जिद हराम में दाखिल होने का इजाज़तनामा भी हासिल करना होगा। ये इजाज़तनामा सऊदी अरब की कोरोना की ट्रैकिंग ऐप्स तवक्कलना और अतमरना के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसराइल और फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइली अहलकारों पर हमले की कोशिशें की जाने लगी हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक अल-कुद्दुस के वस्ती इलाके में बस अड्डे के बाहर 2 अफराद पर चाकू से हमले की वारदात हुई है। इत्तलात के मुताबिक जाय हादसे पर हमलावर पर काबू पाकर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक चाकू हमले में जख्मी होने वालों की उम्रें 20 बरस के दरमियान बताई जाती हैं। उनकी हालत मुस्तहकम है। उधर अल-कुद्दुस में ज़राए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइली फ़ौज ने अल-कुद्दुस बस स्टेशन पर चाकू से हमला करने वाले पर फायरिंग भी की। चाकू से हमला करने वाले शख्स फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। फ़लस्तीनी ज़राए ने सयोनी जेल जल्बो में बंद फ़लस्तीनी कैदियों को शदीद टॉर्चर किए जाने की खबर दी है। इरना न्यूज़ ने फ़लस्तीनी कैदियों के उमूर की निगरान कमेटी के हवाले से बताया है कि इसराइली जेल के अहलकारों ने जल्बो जेल के सेल नंबर 3 के 90 कैदियों को शत्ता जेल ट्रांसफ़र करने के दौरान उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ शदीद मारपीट की। रिपोर्ट के मुताबिक ज़दोकोब और तशद्दुद का यह सिलसिला शत्ता जेल में फ़लस्तीनी कैदियों को मुंतकिल कर दिए जाने के बाद भी कई घंटे तक जारी रहा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते जल्बो जेल से 6 फ़लस्तीनी कैदियों के कामयाब फरार के बाद से सिहोनी जेलरों ने फ़लस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद के सिलसिले को मज़ीद तेज़ कर दिया। खबर यह भी है कि इसराइली सिक्योरिटी अहलकारों के शदीद तशद्दुद के नतीजे में एक फ़लस्तीनी कैदी कोमा में चला गया है। करीब 10 सालों बाद इसराइल के किसी वज़ीर आज़म ने मिस्र का दौरा किया है। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बरक्स नफ्ताली बेनेट और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी के ताल्लुकात में गर्मजोशी देखी जा रही है। मिस्र के तफरीही मुकाम शर्म अल शेख में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में सीज़ फायर की सूरत हाल समेत इथियोपिया के डैम और दरियाए नील के पानी की तकसीम के हवाले से बातचीत की।
अरब दुनिया में मिस्र इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात करने वाले अव्वलीन कंट्रीज़ में से एक है। हमास और इसराइल की कशीदगी में ज़्यादातर मिस्र ही एक सालिस का किरदार अदा करता आया है। एक तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान में तमाम अमरीकी टारगेट्स हासिल कर लिए गए थे, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में जारी एक तवील जंग के खात्मे का वक्त आ ही गया था। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि अगर अफ़गानिस्तान से ना निकलते तो हमें यानी अमेरिकियों को हमलों का खतरा था। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान से डील हमें पिछली इंतज़ामिया से मिली, जिसके तहत अफगान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो 5000 कैदियों को छोड़ दे। उन्होंने तालिबान के सामने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए कहा कि मार्च से अगस्त तक 19 बार वार्निंग दी गई थी कि अमेरिकी अफगानिस्तान से निकल जाएं। अगर हम तालिबान के साथ हुए मुआहदे की पासदारी ना करते तो अमेरिकी अफवाज पर उनकी जानिब से यानी तालिबान की जानिब से शदीद हमलों का अंदेशा था, जिससे अफगानिस्तान में अमेरिका का मज़ीद नुकसान हो सकता था। उन्होंने अमेरिकी शहरियों की सिक्योरिटी को अपनी तरजीहात में शुमार करते हुए एतराफ़ किया कि अगर हम अफगानिस्तान में मज़ीद रुकते तो जंग के खात्मे की कोई गारंटी नहीं थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े से अफगानिस्तान से फ़रार साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से तालिबान ने लाखों अमेरिकी डॉलर्स बरामद कर लिए। तालिबान ज़राए के मुताबिक साबिक़ नायब सदर के घर से सोना और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान अहलकार मुबैना तौर पर अमरुल्लाह सालेह के घर में मौजूद हैं और लाखों डॉलर्स और भारी मालियत के सोने का जायज़ा ले रहे हैं। बता दें कि साबिक़ अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की मुखालफत करते हुए खुद को अफ़गानिस्तान का नया सदर करार दिया था। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाको में पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों का आगाज़ हो गया है। 3 ब्रदर्स 2021 के नाम से इन मशक़ों का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। इस मौके पर तीनों मुल्कों के परचम लहराए गए और कौमी तराने भी पढ़े गए। इसके अलावा शोधा की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब से खिताब के दौरान अज़रबैजान के स्पेशल फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल का कहना था कि वो बाको में तुर्क और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की मौजूदगी पर बहुत खुश हैं। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तीनों कंट्रीज़ आपस में भाइयों की तरह हैं। उनकी दोस्ती की मिसाल 27 सितंबर को आर्मीनिया में होने वाली जंग में देखी जा सकती है। चाइना ने अमेरिका को ताइवान के ताल्लुक से फिर एक मरतबा सख्त धमकी दी है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वह ताइवान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई लेन देन न करे, जिसमें इस इलाके के नाम को बदलने का मामला भी शामिल है। चीनी रेडियो के मुताबिक इस बात के मद्देनज़र कि ताइवान के अमेरिका में अपनी नुमाइंदगी का नाम बदलने की दरख्वास्त पर अमेरिकी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान जाओली जियान ने इस मामले पर कहा कि चीनी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ताइवान के मसले को सबसे अहम मसला नेज़ सियासी रवाबित की बुनियाद मानता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर बाइडन ने चीनी सदर से 10 सितंबर को हुई बातचीत में इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो मुत्तहदा चीन के ताल्लुक से अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे। सूडान में हुकाम ने बताया है कि रवां साल मुल्क में तेज़ बारिशों और सैलाब के सबब 84 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 67 ज़ख्मी हो गए। अलावाजी हज़ारों घर तबाह हो गए। शहरी दिफा के तर्जुमान अब्दुल जलील अब्दुल रहीम ने बताया कि बारिशों का सीज़न शुरू होने के बाद से सूडान के 11 सूबों में होने वाली मज़कूरा अमवात डूबने, करंट लगने और घरों के गिरने से वाक़ई हुई। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब ने मुल्क भर में तकरीबन 8400 घरों को तबाह कर दिया और 72,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमेशा की तरह देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन को
दोबारा खोलने से जुड़ी दरख्वास्त पर मरकज़ की मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल किया है। मरकज़ खोलने की मुखालिफत करते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि ये फैसला सरहद पार कई मुल्कों तक असर डाल सकता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मरकज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं रखा जा सकता। निज़ामुद्दीन मरकज़ में कोविड-19 के प्रोटोकॉल की गंभीर खिलाफवर्जी को लेकर मार्च 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि मरकज़ को दोबारा खोलने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अर्जी दी है, जिस पर जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने सुनवाई की। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में अगर पूरी अक्सरियत से बीएसपी जीत जाती है तो मायावती बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। ऐसी खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। ताहम मायावती की पार्टी बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने ऐसी खबरों को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी दीगर पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अलायंस करने का सवाल ही बेमाने है। बीएसपी अगर 2022 में पूरी मेजॉरिटी से सरकार बना रही है तो ऐसी कोई नौबत आई भी तो हम 200% भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे और न दूसरी किसी सियासी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और न हिमायत लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का बिगल बज चुका है और अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ आज पीएम मोदी ने अलीगढ़ में अपनी मुहिम शुरू कर दी है तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार के 4-5 महीने बचे हैं, जो करना हो कर लो। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है। योगी के एड में कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के पास अपना काम गिनवाने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरी रियासत और मुल्क के काम की तस्वीरें लगा रहे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसका खुद ही संग बुनियाद रखा हो या इनॉग्रेशन किया हो। अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही हैं और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। इस सरकार को अपना इंतखाबी निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अयोध्या से पार्टी की तिरंगा यात्रा से इंतखाबी मुहिम शुरू की। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हमारे मुंह और दिल में राम और बगल में कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि बीजेपी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। राम सबके, राम सबके और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेके निकलते। ये कहते थे हम किसान की फसल का दोगुना दाम देंगे। दोगुना तो छोड़ दीजिए योगी जी, आप बस थोड़ा सा अपना नाम छिपा के आज उत्तर प्रदेश की किसी मंडी में जो दाम आपकी सरकार ने तय किया है उस पर फसल बेच के दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप किसान के हित की बात करते थे, कहते थे हम फसल का दोगुना दाम देंगे। दोगुना तो छोड़ दीजिए, जो दाम आपकी सरकार ने तय किए हैं बिना नाम बताए एक मंडी में जाके, सरकारी सिस्टम में जाके एक किसी फसल को आप केवल और केवल जो एमएसपी आपने डिक्लेयर किया उस पर बेच के दिखा दीजिए। आज कहीं भी एक भी जगह पे, हर जगह आधे दाम मिल रहे हैं किसानों को, आज हर जगह। और जब किसान अपनी फसलों के दाम के लिए सड़क पे बैठा तो भारतीय जनता पार्टी उनको आतंकी कहती है, गुंडे कहती है, मवाली कहती है। जो लोग कहते थे हम किसान की फसल दोगुना दाम करेंगे, वो आज किसानों को फसल के दाम मांगने पे कह रहे हैं गुंडे हो, मवाली हो, आतंकवादी हो। यूपी की योगी सरकार पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार 3 ट्वीट करते हुए कई सवाल किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि रियासत के मुसलमानों की लिटरेसी रेट सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अक़लियतों की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत से बाबा की सरकार को 16,207 लाख मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख रुपए खर्च किए।
अपने दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि साल 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सिर्फ 10 मुसलमानों को घर मिले। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अब्बा वाले रिमार्क पर आगे लिखा कि अब्बा के बहाने किसके वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है बाबा। देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार हैं, जिसमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में से हैं। सिलसिलावार तीसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि देही उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स की कमी है, 2,936 PSC की कमी है, 53% CSC की कमी है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक बाबा राज में उत्तर प्रदेश के PHC में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 2,277 डॉक्टरों की कमी है। अगर काम किए होते तो अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। मुल्क के कई अहम इशूज़ को लेकर मरकज़ की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करने और सवालों की बौछार करने वाले कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अब उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर ही सवाल उठाए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी एक स्पीच में अब्बा जान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इशारों में तनकीद की थी। कई सेकुलर लीडर्स ने अब्बा जान के तंज़िया रिमार्क्स को मुसलमानों से नफरत के तौर पर जोड़ कर देखा है। बहरहाल इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर खूब तनकीद हो रही है। राहुल गांधी ने आज इसी को लेकर एक शॉर्ट ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर शक जाहिर करते हुए लिखा कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब की शाह सलमान हुकूमत ने उम्रा को लेकर जारी किए सख्त अहकामात। बिना इजाज़त उम्रा करने और मक्का मुकर्रमा में बिना इजाज़त दाखिल होने पर लगेगा 10,000 रियाल का जुर्माना। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। इसराइली एहलकारों पर अल-कुद्दुस में हमले की कोशिश। 3 यहूदी शहरी चाकू के हमले में जख्मी। हमलावर को जख्मी हालत में किया गया गिरफ्तार। इसराइल से सबसे पहले दोस्ती करने वाले अरब मुल्क मिस्र ने फिर खोली यहूदी रियासत के लिए बाहें। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का मिस्र में किया गया वालेहाना इस्तकबाल। मिस्री सदर अल-सीसी से की अहम मीटिंग। दारुल हुकूमत दिल्ली में तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन मरकज को खोलने से मोदी सरकार ने फिर किया साफ इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, मरकज को खोला गया तो सरहद पार तक हो सकता है असर। यूपी में मचा सियासी घमासान हुआ तेज। यूपी में अक्सरियत हासिल करने पर मायावती का बीजेपी से अलायंस करने की खबरें। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, नहीं होगा किसी से अलायंस, उससे बेहतर हम बैठेंगे अपोजिशन में। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार और पीएम मोदी पर चलाए तनकीदों के तीर। पीएम मोदी पर किया तंजिया रिमार्क। कहा, इलेक्शन से पहले मुखिया की बदल गई भाषा। बीजेपी को अपना निशान बुलडोजर कर देने की दी सलाह। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।